This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss only four issues. The first issue is related to bulldozer judgment of the Supreme Court. The second issue is the new justice and reimagining justice. The third issue is new infectious disease among which threaten world's economy. And the fourth issue is related to diabetes cases growing in India. So let's discuss all the issues in detail. Supreme Court's landmark judgment on bulldozer justice. What is issue? The Supreme Court on November 13 declared that it is unconstitutional to demolish a person's property without adhering to the due process of law simply on the ground of their alleged involvement in a crime. नवंबर 13 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमोलिश से रिलेटेड यहाँ पर डिक्लेयर किया है। इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर जिस तरह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वायलेशन करते हुए बुलडोजर के थ्रू प्रॉपर्टीज का डिमोलिशन किया जा रहा है, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। Supreme Court issued a slew of guidelines to prevent illegal and attributive bulldozing of homes and private properties of accused persons by state. स्टेट के द्वारा एक्यूज पर्सन्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड होम्स को जिस तरह से बुलडोजर के थ्रू डिमोलिश किया जा रहा है, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ के लिए गाइडलाइंस यहाँ पर रिलीज की हैं। The Supreme Court stated that it find it necessary to issue certain directions in the exercise of its power under Article 142 of the Constitution in order to allay the fears in the mind of the citizens. Because citizens के mind में illegal demolitions के थ्रू फियर्स बना हुआ है, और इस फियर्स को माइंड में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 के कुछ स्पेशल पावर का यूज करते हुए ये डायरेक्शंस यहाँ पर रिलीज की है। द एपेक्स कोर्ट नोटेड दैट एन एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम अ जज, डिक्लेयर एन एक्यूज्ड गिल्टी एंड डिमोलिश हिज हाउस। एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव जज बनने की कोशिश ना करें। जिस तरह से हाउसेस का डिमोलिशन किया जा रहा है, एक्यूज गिल्टी पर्सन के हाउसेस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का जिस तरह से डिमोलिशन किया जा रहा है, ये एग्जीक्यूटिव के लिमिट में नहीं आता है, बल्कि ये जुडिशियरी के जूरिस्प्रूडेंस में आता है। राइजिंग प्यूनिटिव डिमोलिशंस, इंडिया में प्यूनिटिव डिमोलिशंस किस तरह से राइज हो रहे हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ डाटा है। According to a 2024 estimate by the Housing and Land Right Network, authorities at the local, state and central level demolished 1,53,820 homes in 2022-23, displacing over 7,38,438 individuals across rural and urban areas of the country. 2024 हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क HLRN के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल अथॉरिटीज ने 2022-23 में अबाउट 1,53,820 होम्स का यहाँ पर डिमोलिशन किया था, एज वेल एज 7,38,438 इंडिविजुअल्स को यहाँ पर डिस्प्लेस किया गया था। What the apex court said in recent judgment. Recent judgment में apex court ने क्या कहा है? Number one, the Supreme Court said it will be totally unconstitutional if the houses of people are demolished merely because they are accused or even convicts. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन पर्सन्स के हाउस और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जा रहा है, अगर इसका बेस ओनली ये है कि वो एक्यूज पर्सन है या कॉन्विक्ट पर्सन है, तो इस तरह के डिमोलिशंस टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर टू, नो डिमोलिशन शुड बी कैरिड आउट विदाउट अ प्रायर शो कॉज नोटिस विद इन 15 days टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिमोलिशन से 15 days प्रायर एक नोटिस इसके रिगार्डिंग
कैरी आउट करना होगा और 15 डेज के अंदर किसी भी टाइप का डिमोलिशन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। Even after the order of demolition is passed, the affected parties need to be given some time to challenge the order before the appropriate forum. डिमोलिशन ऑर्डर पास हो जाता है तो इसके बाद भी पार्ट अफेक्टेड पार्टीज को इतना सफिशिएंट टाइम देना होगा कि वो अप्रोप्रिएट फॉर्म तक अपने इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकें। Even in cases where people do not wish to contest the demolition order, sufficient time needs to be given to them to vacate the place. प्लेस को वैकेट करने के लिए पीपल को सफिशिएंट टाइम देना होगा, इवन अगर वो डिमोलिशन को कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहते हैं जुडिशरी में। नंबर 4, द कलेक्टर एंड डीएम विल अपॉइंट नोडल ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ डिमोलिशन एज रिपोर्टेड बाय बार एंड बेंच। बार एंड बेंच के द्वारा रिपोर्ट किए गए डिमोलिशन के अगेंस्ट डीएम को नोडल ऑफिसर्स यहाँ पर कलेक्ट करने होंगे, अपॉइंट करने होंगे। नंबर 5, प्रोसीडिंग्स ऑफ डिमोलिशन टू बी वीडियोग्राफ्ड, वीडियो टू बी प्रिजर्व्ड एंड डिमोलिशन रिपोर्ट इज टू बी फॉरवर्डेड टू म्युनिसिपल कमिश्नर। डिमोलिशन प्रोसीडिंग्स का वीडियोग्राफी यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है और वीडियो को प्रिजर्व करके करना होगा। डिमोलिशन रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को यहाँ पर फॉरवर्ड करना होगा। वायलेशन ऑफ एनी ऑफ इट्स डायरेक्शंस वुड लीड टू इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का अगर वायलेशन किया जाता है तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट इनिशिएट किया, इट मीन्स स्टेट अथॉरिटीज के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। Supreme Court directions are not applicable if Supreme Court direction will not be applicable if there is any unauthorized structure in any public place such as roads, streets or footpath on railway lines or any river or water body. अगर अनऑथराइज स्ट्रक्चर किसी पब्लिक प्लेस सच एज रोड, स्ट्रीट, फुटपाथ, रेलवे एंड रिवर या वाटर बॉडी के अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट्स की ये डायरेक्शंस उस प्लेस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि अगर डिमोलिशन ऑर्डर कोर्ट के द्वारा किया गया है तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, प्यूनिटिव डिमोलिशंस जितने किए जा रहे हैं क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सब्जेक्ट है? डिमोलिशिंग एंटायर होम और शॉप that were in technical or minor violations of building codes or other regulations which fail to respect due process under international law is a violation of human right. अगर किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बिल्डिंग कोड या अदर रेगुलेशंस रिलेटेड माइनर वायलेशंस किए गए हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बिल्डिंग मेकिंग करने के प्रोसेस में अगर वायलेशन किया गया है तो इस तरह से एंटायर होम या शॉप को डिमोलिश करना ह्यूमन राइट वायलेशन माना जाता है। डिमोलिशिंग एंटायर होम और शॉप ऑन द चार्ज दैट दे वर एनक्रोचमेंट मस्ट कंप्लाई विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स गारंटीज। अनऑथोराइज इंक्रोचमेंट का अगर डिमोलिशन किया जाता है, इट मीन्स कोई होम या शॉप अनऑथोराइज एनक्रोचमेंट के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया है, उसका डिमोलिशन जो होना चाहिए वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट गारंटीज के कंप्लाइंग के साथ होना चाहिए। द राइट टू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट ऑफ फोर्स्ड एविक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल ह्यूमन राइट अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESCR। ICESCR के अंदर किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी या होम का अगर फोर्स्ड एविक्शन किया जाता है या पर्सन्स को फोर्सफुली एविक्शन किया जाता है तो सभी पर्सन्स को यहाँ पर फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि वो उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। और ये ICESCR के अंदर, ICESCR मीन्स इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसके अंदर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स फोर्सफुली एविक्शन के अगेंस्ट मिला हुआ है। Resolutions of the United Nations Commission on Human Rights and Article 17 of the International Convention on Right and Political Right say that no one shall be subject to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attack on his honor and reputation. ICCPR और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसके आर्टिकल 17 के अंदर
एंड यूनाइटेड नेशंस कमीशन इन ह्यूमन राइट्स के रेजोल्यूशन के अंदर सभी पर्सन्स को ये राइट मिला हुआ है कि उन पर्सन्स की किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फैमिली या होम को डिमोलिश नहीं किया जाएगा। इंडिया इज ए पार्टी ऑफ बोथ ICCPR एंड ICESCR, जबकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया एक पार्टी है, और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से प्यूनिटिव डिमोलिशंस इंडिया के अंदर किए जा रहे हैं इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। In this article, we will discuss about a new statue of Lady of Justice, and we will also study some important issues related to pending cases and shortage of judges in our judiciary. Chief Justice of India unveiled the new Lady Justice statue in Supreme Court premises that replace the original Lady Justice. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइजेस में न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू को ओरिजिनल लेडी जस्टिस के साथ रिप्लेस किया है। द न्यू स्टैचू इज क्लोथ्ड इन अ साड़ी, हैज सेड द ब्लाइंडफोल्ड एंड होल्ड स्केल्स ऑन वन हैंड एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड। न्यू स्टैचू ने यहाँ पर साड़ी क्लोथ किया हुआ है एंड ब्लाइंड फोल्ड को सेड कर दिया गया है। इट मीन्स अब वो ब्लाइंड नहीं है। वन हैंड में स्केल एंड अदर हैंड में कॉन्स्टिट्यूशन इसके शो किया गया है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ सिंबल विद लेडी जस्टिस? लेडी जस्टिस के साथ जो सिंबल्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा है? इट इज बिलीव्ड दैट द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न डे लेडी जस्टिस इज जस्टिसिया, द गॉडेज ऑफ जस्टिस इन रोमन मेथोडोलॉजी। ऐसा बिलीव किया जाता है कि मॉडर्न डे जस्टिस जो आज हम पिक्चर्स में देखते हैं ये रोमन मेथोडोलॉजी में गॉडेज ऑफ जस्टिस थी, जिसे जस्टिस से बोला जाता था। लेडी जस्टिस इज डिपिक्टेड विद अ ब्लाइंडफोल्ड स्केल्स एंड अ स्वॉर्ड। प्रीवियस स्टैचू के अंदर जो लेडी जस्टिस थी ब्लाइंड फोल्ड स्किल्स एंड अ स्वॉर्ड के साथ उसको डिपिक्टेड किया जाता था। द ब्लाइंड फोल्ड वॉज एडेड ड्यूरिंग द रेजिनेंस पीरियड ऑफ 14th century, probably as a satire on the corrupt state of legal system with judicial institutions turning a blind eye. ब्लाइंड फोल्ड जो सिंबल था वो 14th सेंचुरी में रेजिनेंस पीरियड के टाइम पर शायद इसको ऐड किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। और ब्लाइंड फोल एक इस चीज़ को उस टाइम पर शो करता था कि इंडियन उस टाइम के लीगल सिस्टम के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिस थी उसको शो करने के लिए यहाँ पर ब्लाइंड फोल सिंबल ऐड किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। It was only during the Enlightenment period, 17th to 18th century, that it was reinterpreted as representing impartiality. 17th 18th century में ब्लाइंड फोल्ड को इम्पार्शलिटी के रूप में री इंटरप्रेट किया जाने लगा। इट सिग्निफाइज दैट जस्टिस शुड बी एडमिनिस्ट्रेड विदाउट बियास रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, पावर एंड सोशल स्टेटस। इम्पार्शलिटी का मीनिंग है कि जस्टिस वेल्थ, पावर एंड सोशल स्टेटस को रिगार्डलेस करते हुए एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए। द स्किल्स रिप्रेजेंट बैलेंस, इट emphasizes दैट कोर्ट्स मस्ट वेट बोथ साइड ऑफ एन आर्गुमेंट बिफोर डिलीवरिंग अ जजमेंट। जस्टिसियन के हैंड में जो स्किल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जजेस को बोथ साइड को हियर करने के बाद ही बैलेंस अप्रोच के साथ जजमेंट यहाँ पर डिलीवर करना चाहिए। फाइनली द स्वॉर्ड सिंबलाइज द पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ द लॉ, सिग्निफाइंग दैट द लॉ कैन बोथ प्रोटेक्ट एंड पनिश। स्वॉर्ड जो जस्टिसिया के हैंड में है वो ये सिंबलाइज करता है कि लॉ की अपनी एक पावर एंड ऑथोरिटी है, लॉ प्रोटेक्ट भी कर सकता है और पनिश भी कर सकता है। वाई द लेडी जस्टिस स्टैचू चेंज? लेडी जस्टिस स्टैचू क्यों चेंज किया गया? When the British established their control over India, they introduced their legal system. The hierarchy of court from lower court to the Supreme Court is a relic of British system. ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंट्रोल करने के लिए वेरियस लीगल सिस्टम्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए। जुडिशरी की अगर बात की जाए तो हायरार्की कोड जितना भी है फ्रॉम लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट ये ब्रिटिश सिस्टम्स का रेलिक है। It was during British rule that the Lady Justice became a prominent symbol in India and was placed outside courtroom. British rule के during जस्टिस लेडी जस्टिस इंडिया में एक प्रोमिनेंट सिंबल बन चुकी थी और कोर्ट रूम के आउटसाइड इसको प्लेस किया गया था। द न्यू स्टैचू इज एन अटेम्प्ट एट डीकोलोनियलिटी विद एन एम टू सेट कॉलोनियल सिंबल। न्यू स्टैचू जो इस्टेब्लिश किया गया है ये कॉलोनियल सिंबल को सेडिंग करने का एक इनिशिएटिव है और डीकोलोनियलिटी का जो फीलिंग है उसको कहीं ना कहीं डिवेल्यूट करने का यहाँ पर एक इनिशिएटिव है।
द साड़ी रिप्लेसिंग द वेस्टर्न अटायर ब्रिंग्स द स्टैट्यू क्लोजर टू इंडियन ट्रेडिशन। न्यू स्टैच्यू को जो साड़ी वियर कराया गया है, ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इंडियन ट्रेडिशन जस्टिस में शो होना चाहिए, और इसके थ्रू यहाँ पर वेस्टर्न अटायर को रिप्लेस कर दिया गया है। The removal of the blindfold and having eyes open convey that the law is not blind and it see everyone equality। ब्लाइंड फोर को शेडिंग कर दिया गया है, ये इस बात को शो कर रहा है कि इंडियन लॉ ब्लाइंड नहीं है और एवरीवन को इक्वली सी कर रहा है। द स्वॉर्ड being replaced with the constitution symbolize the supremacy of the constitution and its value in our jurisprudence। स्टैचू में पहले जहाँ स्वॉर्ड था वहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया, और ये शो कर रहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। The preserving of the skills goes on to so that the court will continue weighing evidence, impartiality and hearing both sides before delivering its final judgment। स्किल्स को प्रिजर्व किया गया, और यहाँ पर स्केल इस बात का सिंबल है कि कोर्ट जितना भी जजमेंट डिलीवर करेगा, बिफोर डिलीवरिंग बोथ साइडेड को इम्पार्शियलिटी के थ्रू यहाँ पर हियर करना होगा। What urgent actions are needed to Indian judiciary? इंडियन जुडिशरी के लिए अर्जेंट एक्शंस क्या क्या लेने चाहिए? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देयर आर सम अर्जेंट एक्शंस नीडेड इन दिस रिगार्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन दैट डिलीवर्स जस्टिस। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एक यहाँ पर थ्योरी है जिसके थ्रू ये माना जाता है कि जस्टिस जितना डिले होगा जस्टिस उतना ही डिनाई किया जा रहा है। इसके रिस्पेक्ट में जस्टिस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स इंडियन जुडिशरी को लेने होंगे। फर्स्टली द रिवाइज्ड मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर दैट डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द कॉलेजियम हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड फॉर द पास्ट 8 ईयर्स। जजेस का अपॉइंटमेंट जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू किया जाता है, इसको पास्ट 8 ईयर से अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। दिस नीड टू बी फाइनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी विदाउट एनी फर्दर डिले टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट एंड जुडिशरी को इसको फाइनलाइज करना होगा। इट मीन्स कॉलेजियम सिस्टम को फाइनलाइज करना होगा। Second is the representation of OBC, SC and ST and religious minorities is less than 25% in the higher judiciary and women constitutes less than 15%। हायर जुडिशरी में SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन, साथ में रिलीजियस माइनॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 25% से भी कम है, इसको इंक्रीज करना होगा। और वुमेन की अगर बात की जाए हायर जुडिशरी में, इनका रिप्रेजेंटेशन 15% से भी लेस है। द अपॉइंटमेंट टू हायर जुडिशरी शुड रिफ्लेक्ट द सोशल डाइवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री। हायर जुडिशरी में SC, ST, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड वुमेन का हायर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सो दैट इंडिया की सोशल डाइवर्सिटी हायर जुडिशरी में रिफ्लेक्ट हो सके। थर्ड, द हाई कोर्ट ऑपरेट एट ओनली 60 to 70 strength, thereby 60 to 70% strength, thereby contributing to huge pendency of over 60 lakh cases at present। हाई कोर्ट अपने ओवरऑल स्ट्रेंथ का 60 to 70% ही ऑपरेट कर पा रही है। यही वजह है कि ऑल हाई कोर्ट के अंदर अबाउट 60 लाख से ज़्यादा केसेस की पेंडेंसी है। द गवर्नमेंट नीड्स टू अपॉइंट कॉलेजियम रिकमेंडेशंस फॉर हाई कोर्ट विदाउट ड्रैगिंग इट्स फीट। गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉलेजियम के द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशंस किए गए हैं विदाउट ड्रैगिंग उन्हें पास किया जाए। The vacancies in lower court where 4.4 crore cases are pending should also be filled by the state without backlog। लोअर कोर्ट के अंदर केसेस की पेंडेंसी 4.4 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपॉइंटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जजेस का करें। फोर्थ, केसेस डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट लॉ एंड इंडिविजुअल लिबर्टी शुड बी हियर्ड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस बाय द हायर जुडिशरी। फोर्थ, इंडियन जुडिशरी को ये करना चाहिए कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट से रिलेटेड केसेस हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी से रिलेटेड केसेस हैं, वो हायर जुडिशरी को प्रायोरिटी बेसिस पर हियर करना चाहिए। दीज मेजर्स वुड इंश्योर दैट द न्यू सिंबल इज नॉट जस्ट सिंबॉलिक बट रिफ्लेक्ट द एक्शन टेकन फॉर द डिलीवरी ऑफ फेयर एंड प्रॉम्प्ट जस्टिस। ये जितने भी मेजर्स हैं, इन मेजर्स के थ्रू ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि न्यू सिंबॉलिक लेडी जस्टिस का जो सिंबल है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि इसके थ्रू फेयर एंड प्रॉम्प्ट जस्टिस डिलीवरी के लिए कुछ एक्शंस टेकन किए जाने चाहिए। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द इंडियन जुडिशल सिस्टम। इंडियन जुडिशल सिस्टम के अंदर करंट में पेंडेंसी ऑफ केसेस का क्या स्टेटस है?
द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द जुडिशरी इन इंडिया रेफर टू द हाई नंबर ऑफ अनरिजॉल्व्ड केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। पेंडेंसी ऑफ केसेस जुडिशरी में ये रेफर करता है कि इंडियन कोर्ट्स के अंदर higher number of unresolved cases pending है। The problem of pendency of cases is acute at the lower level of the judiciary, where the majority of cases are filled and where the shortage of judges is most severe। पेंडेंसी ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा लोअर कोर्ट के अंदर है, और लोअर कोर्ट में ही मेजोरिटी ऑफ केसेस फाइल किए जाते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोअर लेवल पर ही जजेस का शॉर्टेज है। इन मैंने स्टेट द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस सिग्निफिकेंटली हायर देन द नेशनल एवरेज। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस नेशनल एवरेज से भी हायर हैं। फॉर एग्जाम्पल इन बिहार देयर आर ओवर 5 मिलियन पेंडिंग केसेस, वाइल इन उत्तर प्रदेश देयर आर ओवर 6 मिलियन पेंडिंग केसेस। बिहार में 5 मिलियन से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 6 मिलियन से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। Tribunals and special courts such as fast track court and family court, which were set up to ensure speedy disposal of cases, also witness high pendency and vacancies। ट्राइब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट सच एट फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट, ये कोर्ट इसलिए बनाए गए थे ताकि केसेस का स्पीडी डिस्पोजल किया जा सके, बट यहाँ भी हाई पेंडेंसी है और वैकेंसीज को भी फिल नहीं किया गया है। एट द एंड ऑफ 2020 21,259 केसेस वर पेंडिंग बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के सामने भी 21,259 केसेस 2020 तक पेंडिंग थे। दिस इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 71,411 केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट के अंदर 6 मिलियन केसेस, इट मीन्स अबाउट 60 लाख के आसपास केसेस पेंडिंग है। लोअर कोर्ट के अंदर 41 मिलियन केसेस, इट मीन्स अबाउट 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस यहाँ पर पेंडिंग है। New infectious diseases among bees threaten world's economies. Why threats to insect pollinators endanger the economies of entire countries? Insect pollinator की वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमीज किस तरह से एंडेंजर हो सकती है? A significant part of the world's agricultural productivity and nutritional security relies on small insect pollinators। वर्ल्ड की जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट स्मॉल इंसेक्ट पॉलिनेटर्स पर रिलाइज करता है। मोर देन 75% ऑफ फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स नीड बीज, वास्प, बेटल्स, फ्लाइज, मोथ एंड बटरफ्लाइज टू yield सक्सेसफुल पॉलिनेशन। 75% से ज़्यादा फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को पॉलिनेशन के लिए बीज, वास्प, बेटल्स, फ्लाइज, मोथ एंड बटरफ्लाई की नीड होती है। This is why threat to insect pollinators, including pesticides, pollution, and climate change, endanger the economies of the entire country। यही वजह है कि पेस्टिसाइड्स, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के सामने थ्रेट है, यानी इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का जो नंबर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से एंटायर कंट्रीज का जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं एंडेंजर हो रहा है। हाउ वेस्टर्न हनी बीज आर डेंजरस फॉर विल्ड स्पीसीज। वेस्टर्न हनी बीज विल्ड स्पीसीज के लिए डेंजरस हैं। इन मैनी केसेस विल्ड बीज आर मोर एफिशिएंट पॉलिनेटर्स देन द वेस्टर्न हनी बीज। विल्ड बीज जो होती हैं वो वेस्टर्न हनी बीज के कंपेयर में एफिशिएंट पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। वेस्टर्न हनी बीज आर ऑफन वायरल रिजर्वर्स एंड कैन इन्फेक्ट विल्ड स्पीसीज व्हेन दे शेयर हैबिटेट। वेस्टर्न हनी बी के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये वायरल रिजर्वर्स हैं। इट मीन्स ये विल्ड स्पीसीज के साथ अगर हैबिटेट शेयर करते हैं तो ये बहुत सारे डिसीजेज विल्ड स्पीसीज के अंदर स्प्रेड कर देते हैं। दिस इमर्जिंग इन्फेक्टियस डिजीज ऑल्सो थ्रेटन द वाइडर पॉलिनेटर कम्युनिटी। वेस्टर्न हनी बी के थ्रू जो इन्फेक्टियस डिसीजेज स्प्रेड किए जाते हैं, इसकी वजह से वाइल्डर पॉलिनेटर कम्युनिटी के लिए एक थ्रेटन पैदा हो गया है। इंडिया इंडिजिनस हनी बी, इंडिया के कौन कौन से हनी बी इंडिजिनस हैं? इंडिया होस्ट मोर देन 700 बी स्पीसीज इंक्लूडिंग 4 इंडिजिनस हनी बी। इंडिया के अंदर बी की 700 से ज़्यादा स्पीसीज फाइंड की गई हैं, जिनमें 4 इंडिजिनस हनी बी हैं, सच एज नंबर 1 एशियाटिक हनी बी, whose scientific name is Apis cerana indica। Number 2 giant rock bee, whose scientific name is Apis dorsata। Number 3 dwarf honeybee, whose scientific name is Apis florea। Number 4 stingless bee, whose scientific name is Tringona। Western honeybee were introduced in India in 1983 to increase the country's honey yield। कंट्री के अंदर हनी yield करने के लिए
1983 में वेस्टर्न हनी बी इंट्रोड्यूस की जाती है। थाई सैकब्रूड वायरस डेंजरस फॉर एशियाटिक हनी बी। एशियाटिक हनी बी के लिए एक जो सेकंड डेंजर है वो सैकब्रूड वायरस रहा है, थाई सैकब्रूड वायरस। द थाई सैकब्रूड वायरस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग द एशियाटिक हनी बी। द डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फेक्शन किल्स द बीज लार्वा। एशियाटिक हनी बी ने जो सबसे बड़ा थ्रेट फेस किया है वो थाई स्क्रैबुड वायरस की वजह से फेस किया है। ये जो वायरस है, ये वायरस बी के लार्वा को किल कर देता है। In 1991-1992, a Thai sackbrood virus outbreak devastated around 90% of Asiatic honeybee colonies in South India and emerged in 2021 in Telangana. 1991-92 में थाई सैकब्रूड वायरस साउथ इंडिया के अंदर आउटब्रेक हुआ था, जिसमें 90% से ज़्यादा एशियाटिक हनी बी कॉलोनीज डिवेस्टेटेड हो गई थी। अगेन 2021 तेलंगाना में एशियाटिक हनी बी री इमर्ज हुई। The virus has been reported from other parts of the world including China and Vietnam. थाई सैकब्रूड वायरस ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में ही ये वायरस पाया गया है, बल्कि यहाँ पर चाइना एंड वियतनाम के अंदर भी है और साथ में वर्ल्ड के वेरियस पार्ट में भी इसको रिपोर्ट किया गया। नीड फॉर फोकस्ड रिसर्च। अगर हमें पॉलिनेटर्स को प्रोटेक्ट करना है और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर रखना है तो हमें कुछ चीज़ पर यहाँ फोकस करना होगा। मोर रिसर्च एंड सर्वेलेंस आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर इमर्जिंग डिसीज इन बीज एंड अदर पॉलिनेटर। बीज एंड अदर पॉलिनेटर के अंदर जो भी डिसीजेज इमर्ज हो रही हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हमें इनका रिसर्च एंड सर्वेलेंस करना होगा। Surveying wild pollinator is probably difficult, but a better approach to survey the managed honeybee colonies and control their disease to minimize transmission to wild pollinator. पॉलिनेटर का सर्वे करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट हनी बी कॉलोनीज का सर्वे यहाँ पर एक बेटर अप्रोच हो सकता है, जिसके थ्रू फैलने वाले डिसीजेस या ट्रांसमिशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डेडिकेटेड रिसर्च ऑन वायरल थ्रेट like the Thai sackbrood virus is crucial for protecting the health of the pollinator. पॉलिनेटर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरल थ्रेट लाइक थाई सैकब्रूड वायरस पर डेडिकेटेड रिसर्च हमें करना होगा सो दैट पॉलिनेटर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इकोलॉजी ऑफ पॉलिनेटर इज की टू कंजर्वेशन oriented studies of how they will respond to threats such as climate change, habitat loss and infectious disease. कंजर्वेशन ओरिएंटेड स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनेटर्स के बेसिक इकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाए और क्लाइमेट चेंज या हैबिटेट लॉस या इन्फेक्टियस डिसीज के थ्रू किस तरह से पॉलिनेटर्स के लिए थ्रेट क्रिएट होता है, इससे रिलेटेड हमें अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा सो दैट पॉलिनेटर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड उसके थ्रू प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। In this article, we will discuss about diabetes, a growing epidemic in India. On International Diabetes Day, November 14, there was bitter news for nations of the world. 14 नवंबर को इंटरनेशनल डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे से पहले एक लैंसेट के द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया है जिसके थ्रू वर्ल्ड के ज़्यादातर नेशंस के लिए एक बिटर रिपोर्ट रही है। A paper published in the Lancet based on a global study recorded over 800 million adults living with diabetes with more than half not receiving treatment. लैंसेट की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर 800 मिलियन से ज़्यादा अडल्ट डायबिटीज फेस कर रहे हैं, डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और मोर देन हाफ से ज़्यादा यहाँ पर उन्हें ट्रीटमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक्स इन वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया के अंदर हैं। द टोटल नंबर ऑफ अडल्ट लिविंग विद आइदर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज इन द वर्ल्ड हैज सरपास्ड 800 मिलियन ओवर 4 times द टोटल नंबर इन 1990। Of this 800 million, over a quarter, 212 million live in India with another 148 million in China. पूरे वर्ल्ड के अंदर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के ओवरऑल पेशेंट की अगर बात की जाए तो 800 मिलियंस को सरपास कर चुका है ये डाटा। 1990 के कंपेयर में 2024 का जो डाटा है ये 4 टाइम्स ज़्यादा है। 800 मिलियन डायबिटिक पेशेंट में से 1/4
इट मीन्स 25%, अबाउट 212 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर है, जबकि 148 मिलियन चाइना के अंदर है। What is diabetes? Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas can no longer make insulin or the body cannot make good use of the insulin it produces. डायबिटीज एक क्रोनिक डिसीज है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रियाज इंसुलिन मेकिंग नहीं कर पाता है। एक सिचुएशन ये होती है, दूसरी सिचुएशन में ये होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो किया जाता है लेकिन हमारी बॉडी उसको गुड यूज नहीं कर पाता है। इट मीन्स ये जो प्रॉब्लम है ये टू टाइप की प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता नहीं है। दूसरा, बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बन रहा है बट हमारी बॉडी उसको गुड तरीके से यूज नहीं कर पाती है। इंसुलिन इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। Not being able to produce or use insulin effectively lead to raised glucose level in the blood known as hyperglycemia। बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है या अवेलेबल इंसुलिन को अगर हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती है इफेक्टिवली तरीके से, इसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल रेज हो जाता है। इट मीन्स अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन है या फिर अ, अ, उसको बॉडी इफेक्टिवली तरीके से यूज नहीं कर पाती है तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है जिससे हाइपर ग्लाइसेमिया बोला जाता है। ओवर द लॉन्ग टर्म हाई ग्लूकोज लेवल कैन कॉज डैमेज टू द बॉडी एंड फेलियर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। हाइपर ग्लाइसेमिया की वजह से अगर ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म तक रहती है तो इसकी वजह से बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। डायबिटीज इज अ मेजर कॉज ऑफ किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। डायबिटीज की वजह से किडनी फेलियर होता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, दिस इज अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय इंसुलिन मेकिंग बीटा सेल इन पैनक्रियाज। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन मेकिंग बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन दिस सिचुएशन आवर बॉडी प्रोड्यूस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन। इस केस में हमारा बॉडी वेरी लिटिल और नो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर कंट्रोल। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए डेली एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है सो दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जा सके। इट इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज बिकॉज इट यूजुअली डिagnosed इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ये ज़्यादातर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अंदर मिलता है। सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, थर्स्ट, वेट लॉस हो सकता है, कांस्टेंट हंगर, विजन चेंज, फैटिग हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज अकर ड्यू टू इनएफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन दैट बॉडी प्रोड्यूस। टाइप 2 डायबिटीज बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला इंसुलिन का हमारी बॉडी इफेक्टिव तरीके से यूज नहीं कर पाती है। मोर देन 95% ऑफ द पीपल विद डायबिटीज हैव टाइप 2 डायबिटीज। ओवरऑल डायबिटीज पेशेंट के में से 95% पेशेंट जो होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इज लार्जली ड्यू टू एक्सेस बॉडी वेट एंड फिजिकल इनएक्टिव। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो एक्सेस बॉडी वेट की वजह से या फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हो सकता है। सिम्टम्स में भी सिमिलर टू दोज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज बट आर ऑफन लेस मार्क्ड। सिम्टम्स की अगर बात की जाए टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स सिमिलर हो सकते हैं। व्हाट इज 2030 WHO टारगेट फॉर डायबिटीज? डायबिटीज से रिलेटेड WHO का 2030 का टारगेट क्या है? 2030 WHO टारगेट फॉर डायबिटीज, 80% ऑफ पीपल विद डायबिटीज आर डिagnosed एंड 80% ऑफ पीपल विद डिagnosed डायबिटीज हैव गुड कंट्रोल ऑफ ग्लाइसेमिया। WHO का टारगेट है कि 80% से ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट को डिagnosed किया जाएगा और 80% से ज़्यादा डिagnosed पीपल को गुड कंट्रोल ऑफ ग्लाइसेमिया तक यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। With 130 million people remaining undiagnosed, India has to rapidly scale up diagnosis to meet the 2030 WHO target for diabetes। 2030 का WHO
के टारगेट को मीट करने के लिए इंडिया के लिए बहुत नेसेसरी है कि इंडिया को 133 मिलियन पीपल जो कि अभी अनडियाग्नोज्ड है इंडिया के अंदर है, इनको रैपिडली तरीके से डियाग्नोज किया जाना चाहिए सो दैट WHO के टारगेट को मीटिंग किया जा सके। व्हाट आर वेरियस कॉजेज ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज के वेरियस कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी फूड, पर्टिकुलरली हाई कैलोरी फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड सैचुरेटेड फैट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल आर टू मेजर कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। डायबिटीज के जो सबसे बड़े रीजन्स हैं वो अनहेल्दी फूड का कंजप्शन है, हाई कैलोरी फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह का फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसके थ्रू भी डायबिटीज़ हो सकता है। सैचुरेटेड फूड कंजप्शन अगर हम ज़्यादा करते हैं उसके थ्रू डायबिटीज़ हो सकता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ये भी एक डायबिटीज़ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सिगरेट स्मोकिंग रेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज बाय 30 to 40% कंपेयर्ड विद दोज हु डू नॉट स्मोक। सिगरेट स्मोकिंग करने वाले पर्सनस में डायबिटीज का रिस्क सिगरेट स्मोकिंग ना करने वाले के कंपेयर में 30 to 40% तक इंक्रीज हो सकता है। निकोटिन द एडिक्टिव सब्सटेंस इन tobacco impair the function and amount of insulin producing beta cells, thereby affecting insulin production and regulation of glucose production, which together play an important role in the onset of the diabetes। सिगरेट के अंदर जो निकोटिन होता है ये एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। अ, हमारे पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीटा सेल की फंक्शंस को और इंसुलिन प्रोड्यूसिंग अमाउंट को निकोटिन अफेक्ट कर सकता है और जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज रेगुलेशन है वो अफेक्ट हो सकता है। निकोटिन ऑल्सो इंक्लूड इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनदर फैक्टर कॉजिंग डायबिटीज। निकोटिन जो होता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो कि डायबिटीज के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।